स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का भूगोल है ना। एसएसटी यानी समाज भी शुरू कर दिए हैं। तो सोशल साइंस में इतिहास का एक चैप्टर हुआ है, आज भूगोल का पहला चैप्टर देखेंगे। ठीक है, भूगोल यानी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है संसाधन। संसाधन समझिए, इसका भी अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। आप यहाँ से प्लेलिस्ट में जा कर के सबको एक लाइन से सारा वीडियो देखते चलिएगा। इतिहास का प्लेलिस्ट बन चुका है, पहला चैप्टर बता दिए, उसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए संसाधन समझते हैं। संसाधन यानी रिसोर्सेस, इंग्लिश में रिसोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो ये रिसोर्स क्या है, संसाधन क्या है, समझिए। देखिए, ये एक साजिया की कहानी से यहाँ शुरू करेंगे। साजिया अपने घर के आंगन में लगे पानी के नल के को बार बार खोलकर पानी से खेल रहे थे। यह देखकर आंगन में दादाजी ने कहा, बेटा पानी बर्बाद मत करो, यह संसाधन है। साजिया सोचने लगी संसाधन क्या है। थी साजिया बच्ची होगी, पानी को बर्बाद कर रही थी, नल खोल खोल के पानी निकाल रहे थे। दादा उसका देखा, बोला बेटी पानी को बर्बाद ना करो, यह एक संसाधन है। अभी बच्ची सोच रही है यार संसाधन क्या है, व्हाट इज रिसोर्सेस, संसाधन क्या है। तो आगे चलिए यही संसाधन के बारे में जानेंगे क्या है। हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है। हमारे आसपास चारों तरफ नज़र घुमाइए, जो भी वस्तु आपको दिख रहा है जो हमारे लिए उपयोगी है, जो यूजफुल है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और हमारी आवश्यकता जो हमारे लिए उपयोगी है और जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे मोबाइल, बैठे हैं हम कुर्सी में, ये पेन से लिख रहे हैं, ये सब संसाधन में है ना। सब क्या कहलाता है, संसाधन, जो हमारे लिए उपयोगी है और हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी करती हो। तो सारा कुछ जो है, जो भी चीज़ है, वो सारा चीज़ को संसाधन कहेंगे, जो हमारे लिए उपयोगी है और हमारी आवश्यकता को जो पूरी करती है। हम लोग कपड़े धोने एवं नहाने के लिए साबुन तथा पानी का प्रयोग करते हैं। घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा या मोटर गाड़ी का, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक यानी किताब का, खाने में हरी सब्जियों एवं अनाज का उपयोग करते हैं। अतः सभी संसाधन है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो भी हम उपयोग करते हैं दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेस, संसाधन। ठीक, देखिए संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, यह दो शब्दों री अथवा अर्थात पुनः, री माने पुनः होता है, सोर्स का मतलब साधन होता है, पुनः साधन से मिलकर बना है ये शब्द। ठीक है, पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी आदि सभी में एक जैसा क्या है, ये सब में क्या है, क्या समानता है। तो ये क्या, कोई भी वस्तु संसाधन बनती है तो ये सभी में एक समानता पूछा था, एक क्या है ये सब में। तो ये सब में एक चीज़ है कि सब हमारे उपयोगी है संसाधन है सब क्या है, संसाधन। जब उसका कोई मूल्य होता है, मूल्य का अर्थ महत्व होता है, माने कोई वस्तु है संसाधन बन जाती है, वो हमारे लिए संसाधन बन जाती है जब उसका कुछ मूल्य हो, कुछ महत्व हो। इनका प्रयोग या उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। वो कितना उपयोगी है वही उसका मूल्य, वही उसका महत्व को प्रदान करता है, महत्व देता है, वही मूल्य, उसका उपयोग ही उसका महत्व है। ठीक है, अब कोनो उपयोग करना रहेगा तो उसका कितना महत्व, कोई वैल्यू नहीं। उपयोगी है तो वैल्यूबल है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। संसाधनों की आर्थिक मूल्यों में अंतर होता है। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातु तो है तो उसका मूल्य है, मैंने बोला संसाधन का आर्थिक मूल्य भी में अंतर होता है, सभी का अलग अलग मूल्य होता है। जैसे धातु का बना कोई चीज़, जैसे ये लोहा का, तांबा का कोई चीज़, इसका कुछ आर्थिक मूल्य है। जबकि मनोरम भूदृश्य, मनोरम यानी पृथ्वी का जो भूदृश्य है, जो प्रकृति का दृश्य है, वो भी तो समझिए तो एक संसाधन, उसका कोई मूल्य नहीं है। इस दृश्य का किसी को पैसा देना पड़ता है ना। प्रकृति का जो देखते हैं मनोरम दृश्य, उसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य ही आवश्यकताओं को पूरा करता है, और ये दोनों ही महत्वपूर्ण है।
एक फ्री मिल रहा है जो हमको प्रकृति द्वारा, हवा पानी ये सब मिल रहा है, और एक पैसा से। ठीक है, जानने योग्य बातें कुछ देख लेते क्या चीज़ है। पेटेंट का मतलब किसी विचार अथवा आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार होता है। हाँ, पेटेंट मतलब क्या होता है, तो पेटेंट बोलते हैं जो कि किसी को, जैसे जो कोई है जो किसी चीज़ का आविष्कार कर रहा है, आविष्कार किया हो, तो वो जो आविष्कारक है उसको पेटेंट कहें, उसका पेटेंट वो हो जाता है। ठीक है, तो खैर ये संसाधन का सूची बनाना है, बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। समय के साथ आर्थिक रूप से कुछ संसाधन है मूल्यवान हो जाएगा, अभी नहीं है उसका वैल्यू, आगे चल के वैल्यू हो सकता है। ठीक है, दादी माँ के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। दादी माँ का जो घरेलू नुस्खा होता है, घरेलू नुस्खा, सर्दी बुखार दर्द उर्द कुछ हुआ तो घरेलू नुस्खा जो है कोई उसका मूल्य नहीं है अभी। लेकिन यदि वो पेटेंट, विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार करने के पश्चात मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो तब वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाए। लेकिन वही टोटका, वही जो नुस्खा है, उसी को एक रूप दे दिया जाए, पेटेंट बना दिया जाए, आविष्कार बना दिया जाए, उसी का कोई ठोस दवा बनाकर उसको मेडिकल स्टोर में बेचा जाए तो फिर वो मूल्यवान हो जाएगा, है ना। तो कुछ चीज़ है जो कि अभी मूल्यवान नहीं हो सकता, आगे चल के मूल्यवान हो जाए, है? क्या आप संसाधनों को प्रकृति को उपहार समझते हैं? यदि हाँ तो ऐसा नहीं है, यदि हाँ तो ऐसा नहीं है बोल रहा है। मतलब संसाधन जो प्रकृति का उपहार नहीं है, संसाधन मानव क्रियाओं का परिणाम है। ये प्रकृति का उपहार नहीं है, मानव इंसान की करतूत का परिणाम है, क्रियाकलाप के काम का। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करता है। तो प्रकृति द्वारा जो पदार्थ मिला है हमको, प्रकृति द्वारा जो चीज मिला है उसी को हम संसाधन के रूप में बदलते हैं। मनुष्य संसाधन के रूप में बदलता है जो समय और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जैसे वर्तमान में प्रौद्योगिकी की सहायता से सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के साथ साथ अन्य कई कार्यों में किया जाता है, जबकि प्राचीन काल में इसका उपयोग कपड़ा एवं अनाज सुखाने में किया जाता था। तो वक्त के साथ, समय के साथ संसाधन का नया नया रूप देखने को मिल रहा है। जैसे सूरज, पहले भी सूरज था, सौर ऊर्जा पहले भी था, आज भी सौर ऊर्जा है। लेकिन पहले जो सौर ऊर्जा था उसका उपयोग सिर्फ कपड़ा सुखाने, कोई चीज़ को सुखाने के लिए करते थे, धूप से सेकने के लिए करते थे। लेकिन अब का जो सौर ऊर्जा है, अब का जो सूर्य का ऊर्जा है, उसका उपयोग विद्युत उत्पादन में कर दिया जा रहा है, या अन्य बहुत सारे ऐसा कार्य, वाणिज्यिक कार्य, माने बड़ा बड़ा काम लिया जा रहा है सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, तो चीज़ वही था, प्रकृति ने दिया था सूरज बहुत पहले ही, लेकिन उसको संसाधन, अच्छे संसाधन के रूप में अभी प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, प्राचीन काल में उसका बस ज़्यादा उपयोग नहीं था। मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज संसाधनों की रचना करती है। तो इंसान का विचार, ज्ञान, नॉलेज, आविष्कार, खोज, ये सब संसाधन की रचना करती है। ठीक है, प्रत्येक खोज या आविष्कार से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। तो हर एक खोज और आविष्कार से एक कोई दूसरा खोज और आविष्कार होता है ना। जैसे सूर्य से जो सौर लाइट बनाया गया, सौर ऊर्जा बनाया गया, तो डायरेक्ट सौर ऊर्जा थोड़ी बनेगा, पहले सोलर पैनल का खोज हुआ होगा, आविष्कार हुआ होगा, तब उससे दिमाग लगा होगा ना सोलर पैनल बन गया, तब इसको सूरज से ऐसे करके इसको चार्ज करके इसको बैटरी चार्ज करेंगे, इससे लाइट जलाएंगे, बिजली उत्पन्न। तो एक चीज़ का आविष्कार होने से उससे रिलेटेड और अन्य चीज़ की आविष्कार, अन्य चीज़ों की खोज हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो पता क्या चल रहा है कि मनुष्य, इंसान ही सबसे बड़ा संसाधन है। इस प्रकार संसाधन प्रकृति के एवं मानव निर्मित दो प्रकार के हो सकते हैं। और एक चीज़ समझ में आ रहा है कि संसाधन दो तरह का हो सकता है। एक बता सकते हैं जो प्राकृतिक द्वारा डायरेक्ट मिला है, और एक मानव निर्मित, है ना, दो तरह का है। एक मानव जो इंसान बना है, एक प्रकृति द्वारा डायरेक्ट मिला है। तो चलिए संसाधन की है प्रकृति को प्रकार को देखते हैं। संसाधन के मुख्यतः तीन प्रकार है, तीन, है ना। एक तो प्रकृति जो दिया है, डायरेक्ट मिला, हवा पानी प्रकृति द्वारा। दूसरा मानव निर्मित संसाधन जो कि इंसान ने बनाया है, और एक मानव संसाधन, तीसरा मानव संसाधन माने इंसान खुद, आदमी खुद संसाधन है। सबसे बड़ा संसाधन तो आदमी है ना, आदमी ने सब कुछ बनाया है, तो सबसे बड़ा संसाधन आदमी है। तो एक आदमी खुद है, और आदमी द्वारा निर्मित वस्तु, और प्रकृति द्वारा दिया हुआ संसाधन, सारा चीज़
संसाधन है। ठीक है, जानने योग्य कुछ बात यहाँ पे देखिए है तो जान लेते हैं। जानने योग्य है तो किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में न्यूनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो ये जान लीजिए। प्राकृतिक संसाधन, चलिए संसाधन में आते हैं, जानने वाला बात को छोड़िए। प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस है ना, इसको इंग्लिश में बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेस, यानी प्राकृतिक संसाधन क्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन क्या है यार, इसमें संसाधन का पूरे प्रकार दे दिया है। चलिए अच्छा एक बार यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ये एक बार ये टेबल को देखिए, समझ में आ जाएगा। तीनों प्रकार के संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मनोनिर्मित संसाधन और मानव संसाधन। मानव तो मानव आ गया, इंसान तो इसमें और क्या आएगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन देखिए, उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन, जैव संसाधन, विकास और उपयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन, संभव संसाधन। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन को मैंने और भागों में बांटा गया है। उपयोग के आधार पर फिर बांटा गया नवीनीकरण, अनवीनीकरण, फिर चक्रीय संसाधन। वितरण के आधार पर सर्वव्यापक संसाधन, स्थानीय संसाधन। चलिए सब संसाधन समझेंगे, वहाँ पे एक शॉर्ट में वहाँ पे दिया हुआ, एक एक करके समझते। देखिए पहले प्राकृतिक संसाधन, वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जो डायरेक्ट प्राकृतिक द्वारा, डायरेक्ट भगवान हमको दिया है, उसमें कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा संशोधन ना करते हैं, डायरेक्ट प्रयोग करते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, जैसे नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज, वन, वायु, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। जैसे पानी, मृदा, मिट्टी, झील, खनिज, नदी का पानी, ये सब का है प्राकृतिक संसाधन है। इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, इसका डायरेक्ट उपयोग करते हैं। हवा, पानी, जल, ये सब है ना। इन सब संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक संसाधन सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसी में से ज़्यादातर संसाधन जो सीधे उपयोग में लाते हैं, डायरेक्ट उपयोग करते हैं। और कुछ प्राकृतिक संसाधन का अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, यानी उसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। क्या क्या है तो का नंबर विकास और उपयोग के, विकास और उपयोग के आधार पे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन को दो भाग में बांटा गया था, जो अभी देख रहे थे वही सब अब आ रहा है, बंटवारा है ना। एक हो गया वास्तविक संसाधन और एक संभाव्य संसाधन। वास्तविक और संभाव्य संसाधन, देखिए वास्तविक संसाधन कहते हैं जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसका हम फायदा उठा रहे हैं, तो वास्तविक संसाधन है। और संभाव्य संसाधन जिसका आगे चल के उपयोग होगा, अभी नहीं हो रहा है लेकिन आगे चल के इसका काम चल रहा है कि आगे ये संसाधन बन सकता है, अच्छा संसाधन, तो उसको संभाव्य संभावना है। ठीक है, आए बस में। तो चलिए और डिटेल से समझ लेते हैं थोड़ा इसको। वास्तविक संसाधन समझते हैं। वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, मात्रा ज्ञात होती है, और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, अभी उसका उपयोग किया जा रहा है और उसका मात्रा पता है, अब प्रयोग भी हो रहा है। पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन के पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट, सभी वास्तविक संसाधन में जिसका उपयोग हो रहा है, मिल गया है, वो प्रयोग कर रहे हैं वास्तविक संसाधन। और यही संभाव्य संसाधन क्या है, तो संभावना जिसका है उपयोग होने का। ठीक है, जैसे वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन होते जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है, मतलब कितना वो चीज पाया जाता है वो थोड़ा ज्ञात नहीं, मात्रा ज्ञात नहीं है, और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, अभी उसका उपयोग भी नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में इसका उपयोग हो सकता है, वैसे संसाधन को संभाव्य संसाधन। ठीक है, वर्तमान में प्रौद्योगिकी का स्तर संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। मतलब वर्तमान का जो स्थिति है वो इन संसाधनों को उपयोग करने के लायक नहीं है। आगे चल के इसमें काम हो रहा है जो कि उपयोग के लायक बन जाएगा, तो वही संभाव्य संसाधन। ठीक है, जैसे लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एवं केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला मोनाजाइट संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, ये सब संभाव्य संसाधन, आगे चल के सबका उपयोग
तेजी से होगा। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी। तो 200 साल पहले तीव्र तेज गति से जो हवा चलती है, पवन यानी हवा, वो एक संभाव्य संसाधन था, यानी उस समय उसको संसाधन के रूप में नहीं उपयोग किया जाता था, लेकिन आज वो वास्तविक संसाधन हो गया। यानी आज उस तीव्र गति से जो हवा चलता है उससे आज बिजली बनाया जा रहा है, पवन चक्की चलाया जा रहा है, तो वास्तविक संसाधन बन गया। ठीक है, कुछ अन्य संभव संसाधन का पता लगाने बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो एक दिया हुआ है मोनाजाइट और यूरेनियम, यूरेनियम भी तो अब हम वास्तविक संसाधन बन गया। है कि यूरेनियम से भी आज बिजली बनाया जा रहा है ना, बिजली घर। झारखंड में भी यूरेनियम पाया जाता है, सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है, केरल में, है ना। तो यूरेनियम का उपयोग एटम बम में बनाने में, बिजली बनाने में होता है। तो ये वास्तविक संसाधन में होना चाहिए। ये पहले के हिसाब से दे दिया है, पहले यूरेनियम का उपयोग नहीं होता था, वो संभाव्य संसाधन में था, लेकिन अब इसका उपयोग हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है संसाधन। अब देखिए कुछ अन्य ये उत्पत्ति के आधार पर, अब देखिए संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति माने कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसके अजैविक, जैविक, जैव, अजैव संसाधन और एक जैव संसाधन। अजैव संसाधन यानी निर्जीव, अजैव माने निर्जीव संसाधन, जो मरल जान निर्जीव संसाधन, जैसे मृदा, चट्टान, हवा, जल, ये सब मृत संसाधन है। ठीक है, अजैव संसाधन है, निर्जीव। जबकि जैव संसाधन जैसे सजीव, जिसमें जान होता है, जैसे पौधा, जंतु, मानव, इंसान, ये सब क्या है, जैव संसाधन है, जिसमें जीवित रहता है, जान होता है जिसमें। ठीक है, अच्छा उपयोग के आधार पर भी बांटा गया है। एक तो नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, एवं चक्रीय संसाधन। उपयोग के आधार पर 3 भाग में संसाधन को बांटते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, चक्रीय। चक्री माने गोल, चक्री माने उपयोग करेंगे आ जाएगा फिर। ठीक, चलिए ना एक एक करके समझते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा को कहते हैं जो तुरंत नया से मिल जाता है, माने खत्म नहीं होगा ये। वैसे संसाधन ऊर्जा आ जाता है इसमें, नवीकरणीय ऊर्जा भी होता है, इसलिए ऊर्जा बोल दे रहे। वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाती है जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, माने मिल जाता है, जल्दी खत्म नहीं होता, शीघ्र एक बार खत्म हो तुरंत आ जाएगा, मिल जाएगा। अर्थात तो उनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, दोबारा उपयोग हो सकता है, तो वैसे को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इनमें से कुछ सौर एवं पवन ऊर्जा असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जल, मृदा और वन जैसे नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारों को प्रभावित कर सकता है। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा माने जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, उसका उपयोग करने के बाद फिर से वो मिल जाता है हमको। तो वैसे संसाधन नवीकरणीय है, लेकिन वैसे नवीकरणीय संसाधन का भी आजकल स्थिति डगमग हो रहा है। नवीकरणीय में अभी सिर्फ सूरज का ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ही है जो कि नष्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये खत्म नहीं होगा, ये आज तुरंत मिल जाता है। लेकिन जल, मृदा, वन, ये जंगल, मृदा, जल, ये सब भी नवीकरणीय संसाधन था, कभी ना खत्म होने वाला था, लेकिन इंसान की लापरवाही ने इन संसाधनों का भंडार को भी प्रभावित कर दिया है, माने इसका भी अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। ठीक है, किसका, जल, मृदा, वन का तो सत्यानाश हो गया, जंगल का सत्यानाश, जंगल कट रहा है, पानी की कमी हो रही है, पानी का भी सत्यानाश हो गया, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है आजकल। मिट्टी का भी वही हाल है, मिट्टी भी खत्म होते चला जा रहा है। तो ये प्राकृतिक था, नवीकरणीय संसाधन था, कहना पड़ेगा कुछ दिन में, है नहीं कहेंगे। ठीक है, जल सीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, माने बहुत सीमित है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ा समस्या है। ठीक है, तो जल असीमित नवीकरणीय संसाधन के रूप में है प्रतीत होता है, माने पानी, लगता है पानी पृथ्वी में से भी 1/3 भाग, ज़्यादातर भाग पानी है, तो पानी असीमित नवीकरणीय संसाधन है, माने असीमित माने अनठेकान पानी है, कभी खत्म ही नहीं होगा पानी। ऐसा होने के बावजूद कभी पानी नहीं खत्म हो रहा है, दुनिया जान रहा है, लेकिन फिर भी आज बहुत सारा ऐसा देश है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, पूरा पृथ्वी में, पूरा विश्व में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग पीने के पानी की समस्या के कारण मर जा रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है।
तो ये पानी की क्या कहानी है? इतना पानी होते हुए भी लोग प्यास से मर जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या, ये इंसान की करतूत है जिन्होंने इस स्थिति में आज ले आया है। और अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो हम लोग को लगभग ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन आने वाले दिन में पानी के लिए बहुत ज़्यादा जान जाएगी, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होगा। इसीलिए आज सभी को ज़रूरत है कि पानी को, जंगल को, ज़मीन को बचाए अपना, है ना। वनों को, पेड़ पौधों को बचाए, पेड़ पौधों को लगाए, पानी को बर्बाद ना करे, पानी को बचाए, पानी को बढ़ाने का प्रयास करे कि क्या उपाय किया जाए ताकि ज़मीन का पानी को बढ़ाया जाए, भूजल स्तर बढ़ाया जाए, है ना। तो इस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। बार बार हम जब भी प्रकृति की बात आती है तो हम यही बार बार आप लोगों को कहते हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एग्ज़ाम पास करने की दृष्टि से ना पढ़े, इन सभी बातों को अपने जहन में, अपने दिमाग में जगह दें। ये सब समस्या जो प्राकृतिक समस्या है, जो आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा कष्ट दे सकता है आपको, या आपके आने वाले लोगों को कष्ट पहुंच सकता है, इससे उन लोग का जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए इस पर ध्यान दें। पानी, मिट्टी, ज़मीन, जंगल, पेड़ पौधों को बचाने के प्रयास करें। ये सब के बारे में पढ़े तो सिर्फ ये सोच के ना पढ़े कि खाली परीक्षा पास कर लेना है, बाकी भाड़ में जाए, ना। अपने अंदर बदलाव लाए, है ना, और पानी बचाए, पौधा बचाए, क्योंकि ये ऐसा संसाधन है जिसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। अब आते हैं अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनके भंडारण सीमित है यानी खत्म हो जाएगा। एक बार समाप्त होने के बाद उसकी नवीकरण होने की में लाखों वर्ष लग सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन में वैसे संसाधन आएंगे जिनका भंडारण सीमित है, यानी एक बार अगर वो खत्म हो गया तो उसको बनने में लाखों साल लग जाएगा, यानी संभव नहीं है बनना इतना आसानी से, ठीक। यह अवधि मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी अवधि है, लाखों साल लग जाएगा। तो लाखों साल बनने में लग जाएगा तो कौन इंसान लाख साल तक रहेगा? 100 साल तक कोई जीता ही नहीं, लाख साल कौन पूछे। यानी कि एक बार ख़त्म हुआ तो फिर वो दोबारा पाना मुश्किल है, उसको मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये ऐसे उदाहरण हैं जो अनवीकरणीय संसाधन है। यानी एक बार समाप्त हुआ, यानी एक बार पेट्रोल ख़त्म, यानी तेल ख़त्म, खेल ख़त्म, दोबारा ये नहीं आएगा, क्योंकि पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस ये सब को बनने में लाखों साल लगा है। एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर कैसे बनाइएगा? 1 लाख साल इंतजार करिएगा बैठ के बनेगा कह के, तो 1 लाख साल तक कितना हजार पीढ़ी खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय माने खत्म हो जाए, तो इसको भी बचाने का प्रयास करें। पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस जितना हो सके कम से कम प्रयोग करना चाहिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक ये काम आ सके। अब देखिए चक्रीय संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग बार बार किया जाता है, उसको चक्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल बार बार करते हैं, जैसे पानी का उपयोग बार बार करते हैं, लेकिन बार बार आ जाता है पानी, है ना, पृथ्वी से भी जाता है वापस, जो चक्री इसका घूमते रहता है। वितरण के आधार पे, अब देखिए वितरण माने बंटवारे के आधार पे 2 तरह का संसाधन है, सर्वव्यापक संसाधन, स्थानिक संसाधन। ये बंटवारे के हिसाब से, वितरण के हिसाब से 2, सर्वव्यापक और एगो स्थानीय। सर्वव्यापक यानी सबके लिए, और एगो स्थानीय कुछ स्थान के लिए। देखिए क्या है, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापक माने सब जगह, तो उसको सर्वव्यापक कहते हैं, सभी जगह। जैसे वायु, जिसे हम सांस लेते हैं, ये हर जगह पाया जाता है, तो ये सर्वव्यापक संसाधन है जो हर जगह पाया जाता है। जहाँ वायु नहीं पाया जाएगा वहाँ पे जीवन का संभावना ही नहीं है, उसे सांस नहीं ले सकिएगा, कहाँ से जिंदा रहिए। तो वैसे संसाधन जो हर जगह पाया जाता है, एवरीवेयर, दैट इज कॉल्ड सर्वव्यापक संसाधन। वैसे संसाधन जो निश्चित स्थान माने कुछ फिक्स स्थान पर ही, कुछ फिक्स प्लेसेस पर ही पाई जाती है, उसको कहते हैं स्थानीय संसाधन। जैसे लोहा, अयस्क सब जगह थोड़ी पाया जाता है,
तांबा सब जगह, कुछ कुछ क्षेत्र है जहाँ पाया जाएगा, पेट्रोल भी कुछ कुछ क्षेत्र में पाया जाएगा, हर जगह नहीं है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में विभिन्नता पाई जाती है, प्राकृतिक संसाधन के वितरण में विभिन्नता पाई जाती है। ये भिन्नता भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कार्यों पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसका वितरण में भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता माने वही, कहीं पे कोयला मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, कहीं पे सोना मिलता है, कहीं नहीं मिलता। तो विभिन्नता माने हर जगह सब कुछ नहीं पाई जाती है, उस वहाँ की जलवायु, वहाँ की ऊंचाई, वहाँ की भौतिक कारक पर निर्भर करता है कि वहाँ पे कौन से संसाधन पाई जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आगे बढ़े, मानव निर्मित संसाधन देखिए, सड़क उड़क देख लीजिए, ट्रेन, पटरी है, रेलगाड़ी। मानव निर्मित संसाधन में आप आ गई, प्राकृतिक संसाधन की किस्सा खत्म हो गया, मानव निर्मित संसाधन को समझते हैं अब। इंसान के द्वारा बनाई गई संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। देखिए, जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका उपयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है तो नई निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। मानव निर्मित संसाधन में नई वस्तुओं को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। लौह अयस्क एक प्राकृतिक संसाधन, इस लोहा का निष्कर्षण कर मशीन, औजार, वाहन आदि बनाए जाते हैं। ये मानव निर्मित संसाधन है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन। देखिए, मानव निर्मित संसाधन क्या है? तो मानव बनाता है, लेकिन क्या चीज से बनाता है? प्राकृतिक द्वारा दिए गए संसाधन का ही उपयोग करके उसको कुछ रूप बदल के उसका कुछ मतलब कुछ नया वस्तु बना देता है, नई वस्तु निर्माण कर देती है। दैट इज कॉल्ड, उसी को कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, यानी मानव निर्मित संसाधन। जैसे हमको प्रकृति द्वारा मिला है लोह अयस्क, लोह अयस्क, तो लोह अयस्क का उपयोग कुछ नहीं, लोह अयस्क से हम लोहा निकालते हैं, लोहा से फिर मशीन बनाते हैं, औजार बनाते हैं, वाहन, मतलब बहुत सारी चीज़ बनता है। ठीक है, तो प्रकृति दिया उसी से बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने से बनाओ। लोहा कोई अपने से थोड़ी बनाएगा, लोह अयस्क से। पेट्रोल कोई अपने से थोड़ी बनाएगा, प्रकृति ने दिया है पेट्रोल, तो उसी पेट्रोल का उपयोग ईंधन के रूप में कर रहे हैं, है ना। तो प्रकृति का दिया हुआ चीज़ों को हम मॉडिफाई कर दे रहे हैं, कुछ नया चीज़ बना दे रहे हैं, नया उपयोग बना दे, उपयोगी कर दे रहे हैं, नया संसाधन में बदल दे रहे हैं, तो वही संसाधन हमको मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। ठीक है, मानव संसाधन अब क्या है? मानव निर्मित तो समझ में आ गया, जो मानव बनाया। अरे मानव संसाधन तीसरा क्या है? तो मानव माने इंसान खुद एक संसाधन है, मानव स्वयं एक संसाधन, माने इंसान जो है खुद एक संसाधन है, क्योंकि इंसान से बड़ा कौन है? कुछ नहीं, इंसान ही बना रहा है सब कुछ, तो इंसान से बड़ा संसाधन क्या हो सकता है? प्राकृतिक संसाधन है इंसान। इंसान कैसे संसाधन है? प्रकृति, और प्राकृतिक संसाधन इंसान है, और इंसान भी अपने आप में एक संसाधन। ठीक है, तो मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। मानव को संसाधन कौन बनाता है? उसकी संख्या। इंसान ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा कुछ कर सकता है, उसकी शारीरिक मानसिक शक्ति, मतलब उसके अंदर का जो पावर है, मानसिक पावर और शारीरिक, तो उससे भी उपयोग में लाया जा सकता है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य और कौशल की सहायता से होती है। शारीरिक और मानसिक ताकत, शक्ति का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि बहुत ताकतवर है, 2-4 को उठा के पटक दिए तो कहेंगे शारीरिक शक्ति है। मानसिक शक्ति माने दिमाग ठीक ठाक है, पगला भी बुद्धि नहीं कर रहे हैं, तो कहेंगे मानसिक शक्ति है ना। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति कहने का मतलब है कि शिक्षा, अच्छा से अच्छा तकनीक, स्वास्थ्य, कौशल, सब कुछ है इंसान के अंदर, वो सारा टैलेंट आपके अंदर है। तो आपका शारीरिक मानसिक शक्ति आपके अंदर है, आप अच्छे से आप मेन संसाधन का एक उपयोगी संसाधन है ना। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तु का निर्माण करते हैं। किनकी सहायता? शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य, कौशल, इसी की सहायता से लोग नए चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, है ना। देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2016 ईस्वी चलाई गई है, जा रही है। तो कौशल विकास यानी अपने अंदर की कौशल को विकास करने की योजना सरकार द्वारा भी चलाई जाती है, और कौशल विकास योजना 2016 से चलाई जा रही है। ठीक है, ताकि लोगों के अंदर की कौशल विकास हो और लोग अपने स्तर से अपने आप का उपयोग अच्छे से अच्छे कामों के लिए कर सके। ठीक है, संसाधन का संरक्षण देखिए बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ कहानी हो जाएगी। संसाधन हमारे लिए उपयोगी है तो उसको तो सुरक्षा चाहिए ना जी, संरक्षण चाहिए। तो देखिए, हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण संसाधनों का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है। दोहन माने एकदम खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है संसाधन का, है ना।
प्राकृतिक संसाधन कोयला पेट्रोल अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकता है, बिल्कुल समाप्त हो सकता है। पेट्रोल कोयला ये सब इतना ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, बहुत जल्द समाप्त हो सकता है। अतः संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उनके नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो समझदारी पूर्वक सोच समझ के इन चीज़ों का उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, उसको फिर से निर्मित होने का मौका देना, यही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। यानी संसाधन को इस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं। संरक्षण का यह अर्थ नहीं है कि आवश्यकता के रहने पर भी उसका प्रयोग ना कर बचाया जाए। तो संरक्षण कहने का मतलब ऐसा नहीं कि उपयोगी है, उपयोग है, मतलब जरूरत है फिर भी प्रयोग ना करें। प्रयोग करिए लेकिन जरूरत से ज़्यादा नहीं, ठीक है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषित विकास कहलाता है। तो देखिए संसाधन का उपयोग भी करना, उपयोग करना तो कोई थोड़ी छोड़ देगा। जैसे पेट्रोल खत्म होगा कह के पेट्रोल का उपयोग छोड़ देगा, गाड़ी चलाना छोड़ देगा, तो फिर काम कैसे होगा, हैं। इधर उधर तो जाना है, अब तो कोई पैदल चल नहीं सकता है उतना लंबा सफ़र। तो उपयोग भी करे, संसाधन का उपयोग भी करे और भविष्य का चिंता भी करें, माने आने वाले दिन के लिए चिंता, भविष्य की चिंता करते हुए उसका संरक्षण भी करें, बचाने के भी प्रयास करें। तो ये सारा चीज़ के जिसके अंदर आ गया वो क्वालिटी, तो क्वालिटी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सतत पोषणीय विकास माने उपयोग भी कर रहा है और आगे चल के आगे के लिए भी सोच रहा है, भविष्य का भी सोच रहा है, ठीक है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, रेड लाइट में या कहीं पर ठोकर में या कोई आदमी बैठा गया बीच में, तो गाड़ी रोक के बंदों नहीं करते हैं, हुर हुर करते रहते हैं और उससे बतियाते रहते हैं 10 मिनट 15 मिनट। कहाँ जा रहा है, वहाँ पे पेट्रोल खत्म हो रहा है। आप कहिएगा हमारा बाप का पैसा जा रहा है, मेरा जा रहा है, तेरा का जा रहा है। तो बोले बेटा पैसा तोरा जा रहा है, ठीक है, तेरा बाप का पैसा जा रहा है, लेकिन पेट्रोल तुम्हारा बाप का नहीं है। पेट्रोल में सबका अधिकार है। पेट्रोल खत्म हो रहा है, पैसा जो तेरा जा रहा है वो पैसा तुम कमा सकता है। आज पैसा गया तो आज का पैसा कल कमा सकता है, 1 घंटा में, 2 घंटा में, 1 दिन में, 2 दिन में, महीना दिन में कम से कम कमा सकता है वो पैसा। कुछ भी दिन में तो कमा सकता ना पैसा, लेकिन ये पेट्रोल जो नष्ट हो रहा है ना बाबू, पेट्रोल को बनने में 1 लाख साल, लाखों साल लगा है। कितना बड़ा पैसा का फैक्ट्री है, कितना बड़ा पैसा का पेड़ लगा हुआ है तुम्हारे पास, तो ये पेट्रोल को तुम 1 महीना में कमा नहीं सकते हो। 1 लाख साल, लाखों साल लगता है पेट्रोल को बनने में। इसीलिए ज़रूरत है पेट्रोल बचाने का। ऐसा नहीं कि पैसा है तो पेट्रोल को उड़ाओ, है ना। इसीलिए पेट्रोल हो, कोयला हो, कोई भी प्राकृतिक संसाधन है जो कि ख़त्म होने का कगार पे है, तो उसे कोशिश करें जितना हो सके बचाए, है ना। 1 बूंद भी एक इंसान दिन भर में बचाता है तो करोड़ों इंसान है। इतना बड़ा आबादी है, कितना करोड़ बूंद यानी कितना लाख लीटर, कितना करोड़ लीटर पेट्रोल एक दिन में बच सकता है, खाली फिजूल खर्चा ना करे तो, है ना। थोड़ा सा दूर जाना रहता है, घर से बाहर दुकान है, वहाँ भी थोड़ा सा तो गाड़ियाँ लेके जाता है, और वहाँ पर कुछ पैदल भी चलिए, पैर हाथ भी सही रहेगा। थोड़ा सा भी दूर जाना, माने 100 किलोमीटर भी 100 मीटर भी लोग नहीं जाते हैं। तो ये सबको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप पढ़ लिख रहे हैं, आपको हम बार बार कहते हैं, पढ़ने का मकसद ये नहीं होता है परीक्षा पास खाली करना है, रिजल्ट दिखाना कि हम मैट्रिक पास, इंटर पास। कागजवा में मैट्रिक इंटर पास लिखल से कोनो फायदा नहीं है। अगर आपका ज़िंदगी में कोई बदलाव ना आता है तो अपनी ज़िंदगी को बदलिए। जो भी सीखने लायक, जो जीवन में उपयोग करने के लायक है तो उसको उपयोग करिए, ताकि लोग को समझ में आए कि नहीं, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि खाली पास होना, नौकरी लग गया या वही पर पढ़ा लिखा है, कुछ ना करें, लेकिन अपना ज़िंदगी बदल दीजिए। ज़िंदगी उसी में कामयाबी आपको मिलेगी। अपना रहन सहन, अपने कामों को सही ढंग से कीजिए, है ना। उससे लोग के नज़र में आपका पढ़े लिखे की गिनती में आने लगेगा। लोगों के अंदर ये इच्छा जाहिर होगी कि नहीं, पढ़ लिख के ऐसा बनता है आदमी, तो पढ़ाना चाहिए बच्चों को। अब पढ़िएगा खाली परीक्षा पास करने के लिए, जो पढ़ते हैं उसका कभी अपने जीवन में उसको लाइएगा नहीं, तो कोई भी कहेगा अरे का फायदा पढ़ के, तो अनपढ़ और पढ़ल में कोनो फर्क नहीं है, जाहिल जैसा रहता है पढ़ल लिखल आदमी ने। तो इस सब बात को ध्यान रखें, है ना। तो सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास किसको कहते समझ में आ रहा है। उपयोग कीजिए लेकिन भविष्य की चिंता करते हुए, भविष्य के लिए भी संरक्षण की प्रयास करें, है ना। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके,
प्रति व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तु को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। प्रति व्यक्ति अपना योगदान इस पर दे सकता है, उपभोग को कम करके, यानी उपयोग वही कम करके, जहाँ ज़रूरत ना है वहाँ उपयोग ना करें। जैसे बोले ना कि किसी से बात कर रहे, गाड़ी रोक के बंद नहीं करते, बात कर रहे, तो वहाँ पे नुकसान हो रहा है। वहाँ पे लगता है कि मेरा जा रहा है, मेरा बाप को मेरा कमाई जा रहा है, किसको कहा जाएगा। लेकिन समझा ना कि क्या हो रहा है, पैसा तो आ जाएगा, 100 रुपया, 500 रुपया, 10-20 रुपया का उतना देर में चलेगा। 10-20 रुपया कौन सा बड़ी बात है, तो हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। लेकिन वो जो पेट्रोल जो जल रहा है, लाखों साल में बना है, उसका कदर करना है, पैसा का कदर नहीं, पेट्रोल का, है ना। हमारे पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। हमारा पृथ्वी, इस पर निवास करने लोग का भविष्य जो है, आने वाले भविष्य जो है, पेड़ पौधा पर ही निर्भर है। पेड़ पौधे की सुरक्षा और संरक्षण से ही जुड़ा हुआ है, मतलब, है ना। अब हमें यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है, हमें यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है, यानी ऐसा उपयोग करें कि आने वाले लोग का भी कुछ बचा रहे, है ना। आने वाले लोग का भी चिंता करते हुए प्रयोग करें। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संरक्षित की जाए। पृथ्वी पर जो विविधता है, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, यानी पारितंत्र, यानी प्रकृति का जो पारितंत्र है, प्रकृति में सभी जीव जंतु रहते, पेड़ पौधे रहते, उनका जो नष्ट कर रहे, उनका जो हानि पहुंचा रहे, उनको कम किया जाए। सभी जीव का कुछ न कुछ महत्व है, एक चींटी का भी महत्व है, हाथी का भी महत्व है, कोई जीव छोटा या बड़ा नहीं होता। तो हर जीव का कदर करें, सबको बचाने के प्रयास करें। ऐसा नहीं कि कूच काच के थूर थार के मार दे, कोई भी चीज़ मिला उसको। सबका जीवन एक दूसरे पर आश्रित है, सब एक दूसरे पर आश्रित है। एक को अगर नुकसान पहुंचता है तो उस पर सारे जीवों पर, सारे जीवों को उसका प्रभाव पड़ सकता है और पड़ता ही है। इसीलिए हर जीव को, हर पारितंत्र, हर प्राकृतिक चीज़ों का हमें ख्याल रखनी चाहिए और उनका हानि को कम से कम करनी चाहिए, उनकी हानि नहीं पहुंचाने का प्रयास करनी चाहिए, है ना, उनको बचाने की प्रयास करनी चाहिए। तीन सब बातों को ध्यान रखिएगा, है ना। आगे देखिए, संसाधनों को सही ढंग से उपयोग, ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो कर सके, लेकिन भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी हो सके। तो संसाधनों को इस ढंग से उपयोग करें ताकि वर्तमान यानी अभी का जो पीढ़ी है वो तो उसका आवश्यकता तो पूर्ति हो ही जाएगा, लेकिन आने वाले भावी पीढ़ी, आने वाले पीढ़ी को भी उसकी आवश्यकता पूरी हो सके, आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकता पूरी हो सके, ऐसा सोच समझ के संसाधनों का प्रयोग करें। सतत विकास की अवधारणा मूल रूप में 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन के सामने आया था। ये जो सतत विकास की बात 1992 की पृथ्वी सम्मेलन में सबसे पहले कहा गया था, है। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत जिन पर ध्यान देने की आवश्यक है, इसका कुछ सिद्धांत देखिए जिस पर ध्यान देने की आवश्यक है ना। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, इंसानी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, ये सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। माने जीवन की गुणवत्ता, वही जीवन में सोच समझ, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। पृथ्वी पर जैव विविधता का संरक्षण करना, यानी जीवन जैव विविधता जो है उसका सुरक्षा करना, जो नुकसान पड़ रहा है, पहुंच रहा है प्रकृति को, उसको रोकना। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग यानी अच्छा उपयोग करना। पर सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना, जो संस्कृति है उसको बचाना। संसाधनों का पुनः उपयोग, कुछ संसाधन जिसको पुनः उपयोग कर सकते तो उसको पुनः ही उपयोग करें, यूं ही बर्बाद ना करें, हैं। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, पर्यावरण के प्रति एकदम व्यक्तिगत व्यवहार करें, उसको अभ्यास में परिवर्तन। प्रकृति पर्यावरण के प्रति जो हमारा व्यवहार है, गलत व्यवहार, उसको रोकना चाहिए और सही व्यवहार करें। सभी जीव जीवित रहना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी को जीने का मौका देना चाहिए, सभी के बारे में सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा जीव पाए थूर कूच के मार के मुरा दें। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बना, अपने समुदाय, अपने आसपास के लोग को उस लायक बनाइए ताकि खुद भी आप पर्यावरण का देखभाल करें और लोग भी पर्यावरण का देखभाल करें, क्योंकि पर्यावरण के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो ये सब संसाधन
जो चैप्टर था यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आए, संसाधन के बारे में बहुत सी अच्छी जानकारी मिली और कुछ कर्तव्य भी हमारा सामने आया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि उन सब बातों पर आप गौर फिक्र करेंगे और उस सब बातों को अपने जीवन में लाने की प्रयास करेंगे, ताकि हमारा जो प्रकृति है वो सही रह सके और हमारा संसाधन हम उपयोग करें, हमारे बाद के लोग भी उपयोग कर सकें, उन लोग के लिए भी कुछ बचा रहे, है ना। तो उम्मीद है आप इस सब पर बातों पर ध्यान रखेंगे। सिर्फ आप एग्ज़ाम पास करने के नहीं पढ़ रहे, अपने जीवन को और पूरा प्रकृति को बेहतर बनाने की प्रयास करेंगे, है ना। इन्हीं बातों पर इस चैप्टर से विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका अभ्यास का क्वेश्चन आंसर कर देंगे और थोड़ा सा सपोर्ट करने की आपकी ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई, ताकि सभी लोग के अंदर ये जागरूकता फैले और लोग पढ़ भी सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।